जहन प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आप सभी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई ऐसे इनिशिएटिव स्कीम या मैं कहूँ प्रोग्राम चला रहा है। उसी में से एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है 2020 से 2024 तक के PYQ। और ये जो PYQ होंगे बच्चे, ये आपके हैं सब्जेक्ट वाइज। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि हमने आपको पॉलिटी के पूर्णतः रूप से आप देखोगे 2020 से 2024 तक के 5 वर्ष के PYQ के साथ आपके साथ विश्लेषण कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो ये अन्य स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, जाती है, और आपके एक शेयर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम आपके लिए तत्पर प्रयास करते रहे हैं। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आप सभी के लिए लास्ट 10 ईयर्स के UPSC के PYQ भी डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपके साथ में दृष्टि IAS और विजन IAS की भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो निःशुल्क और फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलता है। तो चलिए कोशिश करेंगे इस क्लासेस में ही कंप्लीट कर सकें इसको, अन्यथा इसके 2 पार्ट ले लेंगे। और ये जो क्लास है आज की, ये इकोनॉमी पर आधारित है। जी हाँ, इस क्लासेस में हम आपसे देखेंगे कि यूपीएससी के द्वारा 2020 से 2024 तक कितने इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप उस तरीके से रिवीजन कर सकें और ये पता कर सकें आप कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी नहीं। अगर आपने वह टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आवश्यक रूप से आप उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। देखिए, अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे उसका आंसर नहीं पता है, या फिर कहाँ पर क्वेश्चन है। सॉरी, आंसर तो मुझे पता है, लेकिन जो क्वेश्चन है कहाँ पर है, क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, किस किस एरिया में है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमी से ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2020 का पेपर है, चाहिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो आधार डेटा है उसे 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। दूसरे में कह रहे हैं राज्य निजी निगमों, मतलब कि कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों और प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि इसको अगर आप बीमा उत्पाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आधार बड़ा ज़रूरी है। वहीं चौथे स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब ये आधार जो डेटा मेटा है, ये क्वेश्चन आप पॉलिटी में भी रख सकते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वेलफेयर स्कीम में आप पढ़ते हैं ना, तो सब्सिडी वाला क्वेश्चन, तो वहाँ से इसको लिंक किया जा सकता है। अब देखिए बच्चे, अगर हम देखें आधार, जैसा कि आप जानते हैं, तो इसमें अगर आप देखें एलिमेंट मेथड अगर लगाएं तो पहला स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं कि 3 महीने से अधिक। देखो कैसे क्वेश्चन, शब्द का देखो शब्दावली, ये कह रहे हैं अधिक, एक कठोर शब्द, मतलब कि एक एक्सट्रीम वर्ड के साथ में इन्होंने पूछा है। और यूपीएससी जब भी ऐसा करता है तो ये खेल करता है आपके साथ में। और कह रहे हैं 3 महीने। मैंने कहा जब भी यूपीएससी कोई डाटा देते, नंबर देते, तो थोड़े से सचेत होकर के सोचिएगा, उस पर विचार करें थोड़ा सा 2 सेकंड का, तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो पहला है गलत। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट गलत है तो आंसर के करीब आप पहुंच जाओगे। तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें निश्चित क्या है, इसमें अब देखो तीसरा है या फिर ये है। अब आप तीसरे को पढ़ लेते हैं तो आंसर निकल आएगा। इन्होंने कहा है कि आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। देखो कि अब मुझे बताइएगा, क्या जब आधार नहीं था तो क्या उससे पहले आपको बीमा नहीं मिलता था? आपके पास पैन कार्ड तो होगा, तो उससे मिल जाता था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आप इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपका बजट से क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण मतलब कि द मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेखन निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा वह इसको प्रस्तावित करते हैं। देखिए अब क्योंकि इसको आप पॉलिटी में भी रख सकते हैं, इसको आप इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, लेकिन बजट की बात हो रही है तो बजट को तो आप सामान्य रूप से इकोनॉमी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसको करते हैं, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। तो जब बजट पेश किया जाता है तो आपने पढ़ा होगा FRBM, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आप देखोगे राजकोषीय दायित्व जो आपका जो राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत इसको रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो आपके लिए यहाँ पर क्या है, आपके लिए ये सीख यहाँ से आपको मिल रही है कि जब भी आप इकोनॉमी पढ़ें तो बजट वाले सेक्शन को थोड़ा इंपोर्टेंस और बड़े अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। बजट को 2000 जो आपका 2025-26 का जो बजट रहा है इसको आप अच्छे से कवर कर लें, इसका रिवीजन कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे तो हम आप वहाँ से क्वेश्चन के साथ में चर्चा करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें 2020 की परीक्षा में इकोनॉमी से, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने क्या किए थे 2000 जो आपका 20 में पेपर हुआ था तो इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन थे ये पॉलिटी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एक्चुअली, ठीक। देखते हैं, जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है। चलिए देखिए ये कह रहे हैं स्वर्ण ट्रांस मतलब कि जो आपका रिजर्व ट्रांस है उसके निर्दिष्ट करता है। अब ये कौन निर्दिष्ट करता है, किसके बारे में ये बताता है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ए विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, बी केंद्रीय बैंक की किसी एक प्रक्रिया को, सी WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, और डी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्ण जो आपका ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो आपका ट्रांस है, तो ये खासतौर पर क्या है IMF के द्वारा खासतौर पर ये सदस्यों के प्रदत्त की गई एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करने का प्रयास करता है। अब आपके लिए क्या जरूरी होगा, देखो यहाँ पर आपके लिए वर्ल्ड बैंक बहुत जरूरी है, तो आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें आवश्यक रूप से पढ़ें, ठीक है। और इन सब के अलावा WTO क्योंकि अभी इसकी हाल ही में 2024 में सबमिट हुई थी अबू धाबी में, दुबई में, तो उसको आप जब आवश्यक रूप से पढ़ें, और IMF को आवश्यक रूप से पढ़ें। ये बच्चे यहाँ से दिखता है कि हमें किन पर फोकस अधिकतर रूप से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में तो मैं आपको बताना चाहता कि इस क्लासेस का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आपको वो चीज़ें मैं रूबरू करा दूँ, उन चीज़ों तक आपको ले जाऊँ, बता सकूं कि देखिए UPSC ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये चर्चा परिचर्चा इसलिए हम आपसे कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मैं कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति, आइए देखते हैं। देखिए अब इसको आप इकोनॉमी के हिस्ट्री वाले पार्ट्स में रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। अब ये हिस्ट्री वाले पोर्शन से आप कवर करने का प्रयास करें औद्योगिक क्रांति को। ए भारतीय दस्तक उद्योग नष्ट हो गए थे, बी भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ा संख्या में प्रवेश हुआ, सी देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गईं, और डी ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर दें। देखिए आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया। देखो जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो भारत में तो नहीं हुई थी, क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बल्कि वी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के अंतर्गत देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो भारतीय दस्तकारी मतलब कि MSME जो थे वो क्या हो गए थे, वो नष्ट होते चले गए थे। उनके माल पर बहुत ज़्यादा एक तो टैक्स लगाया गया, उनके लिए बाजार नहीं था, मार्केट नहीं था, तो वो खासतौर पर अपने
माल को विदेशों में मतलब कि नहीं बेच सकते थे तो वो खास तौर पर नष्ट होते चले गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इससे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, सेशन होगा, वो हम हिस्ट्री पर आपसे चर्चा करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। ये हिस्ट्री से पार्ट है। पहले उन्होंने पॉलिटी पूछा, फिर उसके बाद में हिस्ट्री पूछा 2020 में। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने साइंस एंड टेक के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे डाले जा रहे हैं। इसको हम वहीं पर पढ़ेंगे जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ठीक है, साइंस एंड टेक में। कार्बन नैनो ट्यूब ये उसी का है। यहाँ से देखो क्वेश्चन, डीएनए आरएनए वाले कुछ क्वेश्चन है। इससे अगला जो सेशन होगा ना वो हिस्ट्री का लेकर के, फिर उसके बाद में तो आपको एक पता चल जाएगा कि इसके ओवरऑल क्वेश्चन कैसे आते हैं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अब देखो यहाँ पर देखो जरा क्वेश्चन नंबर है आपका 46 नंबर। देखिए, भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखोगे पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। अब किसके प्रयुक्त में, यह आपने पढ़ा होगा, जिसको खास तौर पर अभी तत्काल में समय में लगभग लास्ट आप देखोगे 5 ईयर्स में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये किससे रिलेटेड था बताइएगा। कई बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। देखिए, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डिजिटल जो आपकी सुरक्षा आधारभूत संरचना है इसको बढ़ावा देने के लिए, तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप देखोगे सरकार ने पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना को विकसित करने पर प्रयास किया है। और 2025 जो आपका बजट रहा है 25-26 का, इसमें पब्लिक आप देखोगे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा रही है। और आप याद होगा आपको G20 की समिट, वहाँ पर भी इसकी चर्चा कई बार आपने देखी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पादप कोशिकाओं से क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, देखिए क्वेश्चन 49, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्त संकट मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा वैश्विक संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्त प्रदान कर सकती हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए निकट भविष्य में, जैसे 2008 में आपने पढ़ा होगा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको याद होगा 2008 का जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, IR का सेशन, तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा होती है। और कई चीज़ें आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है एज ए टीचर के माध्यम से, ठीक है। तो अब देखो क्या आपके लिए उस समय की उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो उस पर पूछा है, पहला, अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भरता ना रहना। ये बात सही है। अगर मान लीजिए आप अल्पकालिक ऋणों पर निर्भर अधिक रहेंगे तो लोग पैसा निकालेंगे और चले जाएंगे। कुछ विदेशी बैंकों को और प्रारंभ करना, ये तो इसका सोल्यूशन नहीं है। इससे तो अगर आप और करोगे तो डूब जाओगे। इसके एक आप देखोगे सर्किल में फंस जाओगे, तो सेकंड वाला गलत है। अब देखो जैसे सेकंड वाला गलत हुआ ना, तो आंसर आपको इसके चांसेस हो जाएंगे कि आपको आंसर मिले, तो आंसर भी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। ये कह रहे हैं आपके पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। देखो भारत की अगर हम देखें, भारत के पूंजी खाता अभी पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। इस पर कई ऐसी समितियां रही हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और बताया भी है, ठीक है। समय रहते हुए चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी ये आंशिक रूप से है, ना कि पूर्ण परिवर्तनीय रूप से है। तो आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बताइएगा 2000 ठीक है 20 का एग्जाम हम आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं और इसमें इकोनॉमी वाले पार्ट को हम देख रहे हैं। यदि आप अपने बैंक के
मांग जमा खाते मतलब कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, मान लीजिए आपका डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपने पैसा जमा किया, जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब आप उससे पैसा निकाल रहे हैं, कितने, 1,00,000 रुपये की नगद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चे, अगर आप देखोगे ओवरऑल आपने पढ़ा होगा M0 M1 M2 पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़े हैं आपने, M0, ठीक है, M1 M2 M3 पढ़ा है कि नहीं, M4, और सबसे तरल यही होता है। तो ये इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप देखोगे, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपने डिपॉजिट अकाउंट से, सॉरी जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, अगर इससे आप पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा बताइएगा। ये कह रहे हैं आपसे, तो उस स्थिति में क्या होता है बताइएगा। 1,00,000 रुपये की कमी आ जाएगी क्या, या वृद्धि हो जाएगी, या 1,00,000 से अधिक की मांग होगी। देखो बच्चे, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आपके अकाउंट में और भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके अकाउंट से पैसा निकला है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी में तो मनी इतना ही है ना, तो यहाँ पर मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। आपने पैसा निकाला, वैसे तो नहीं है ना, आप पैसे को कहीं और लेकर के चले जाएंगे, दाब देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसे तो नहीं ना। आप पैसा निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉट इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, चलिए 51 क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे विशेषता मानी जाती है। आपने देखा होगा एफडीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार के बजट में जो बीमा सेक्टर है, याद रखना बीमा क्षेत्र के अंदर 100% अब क्या है, स्वचालित रूप से आप एफडीआई को ला सकते हैं। ये सरकार ने 2025-26 के बजट से कर दिया। तो एक बार एफडीआई एफपीआई का अंतर आवश्यक रूप से पढ़ें। क्या पढ़ें, आपको ये पढ़ना है, एफडीआई और एफपीआई, इसको आवश्यक पढ़ें बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसकी चर्चा भी इस बार हुई है बजट में। तो चलिए बताइएगा उसकी विशेषता मानी जाती है। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, क्योंकि जो एफडीआई होता है ये ख़ासतौर पर कैसा है, ये कह रहे हैं कि अगर आप एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई खासतौर पर ये ऋण सर्जित न करने वाली एक पूंजी प्रवाह के रूप में जाना जाता है, और ये एक दीर्घकालिक रूप से लगभग आता है। तो इसका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, ये कोई ऋण नहीं होता है, बल्कि ये देश की आर्थिक गतिविधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रभाव करता है। हालांकि कोई भी विदेशी कंपनी या फिर व्यक्ति एफडीआई अगर भारत में आता है किसी भी देश से, तो उसका मूलभूत उद्देश्य लाभ कमाना होता है, बट ये कोई ऋण नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एफपीआई की अपेक्षाकृत एफडीआई ठीक होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारत में वर्तमान भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, देखो इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है उसके बारे में पूछ रहे हैं, और ये इस बार क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा चर्चा का बिंदु रहा है, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं तो उन्होंने केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए, देखिए पहले लगभग 8% गूगल जो एड टैक्स लगता था, पहले 2024-25 के बजट में क्या किया सरकार ने, आप देखोगे वो 2% आपका हटा दिया। लेकिन इसके पश्चात अभी हाल ही में तत्काल अभी कल परसों में आप देखोगे सरकार ने जो 6% टैक्स लगाती थी वो भी हटा दिया गया है। मतलब कि ये किसके, ये विदेशी, आप देखोगे कंपनियां, विदेशी सरकारें, इनका दायित्व इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे जब से ट्रंप आए हैं तो सबकी मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी हैं, टैरिफ आपने पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम रहता है। देखो अगर हम माल के आयात की बात कर ले तो हम आयात अधिक करते हैं अपेक्षाकृत निर्यात के, ठीक है, ये बात एकदम आपकी सही हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल ही के वर्षों में कमी आई है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कमी आई है, ये थोड़ा सा आपको करंट अफेयर वाला है। अब 20 में जिस स्टूडेंट्स ने, तो 21 वाला कोविड पैंडेमिक के समय था, तो आप कह सकते हैं हाँ आयात में तो कमी आई थी, क्योंकि अब देखो सिचुएशन क्या है 20-21 की है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन अब हम इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक होता है। ये तो 100% सत्य है,
ये तो 100% सत्य है। हम कभी भी सर्विस एक्सपोर्ट अधिक करते हैं अपेक्षाकृत इंपोर्ट के। भारत को कुल मिलाकर चालू पूंजी घाटे में घाटा हो रहा है, ये भी बात सही है। अब देखो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ इस क्वेश्चन में कि तीसरा और चौथा तो पक्का सही है, मतलब कि तीसरा चौथा तो पक्का सही है, तो पहला भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट था ना, ये आपका इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग, तो ये गलत था। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद आपको देखा होगा बेस्ट टेक्सटाइल्स, मतलब कि इंटरमीडिएट वेस्ट टेक्सटाइल्स, जो आपका इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। अब मुझे बताओ बच्चे, ये किससे आपका संबंध इसका रखा गया है? ठीक है, बताओ। बेस्ट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये बहुत चर्चाओं का बिंदु भी रहा था। तो ये खास तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आप देखोगे इसका राइट आंसर होगा कच्चे तेल। अब क्योंकि ये कच्चे तेल, क्योंकि हम क्रूड ऑयल अधिक मात्रा में कच्चा तेल भारत में आता है, ठीक है, जो कच्चा तेल आता है बच्चे, ये भारत में अधिक इंपोर्ट होता है। यही तो वो है जो हमारे आप देखोगे आयात को बढ़ावा देता है, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 54। 2020 का पेपर आपके पास होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ, और नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे गैर वित्तीय ऋण सम्मिलित है? देखो गैर वित्तीय ऋण, अब यहाँ पर बताना है बच्चे गैर वित्तीय ऋण कौन से हैं। जैसे परिवारों का बकाया जो गृह ऋण होता है, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि होती है, जो आपके ट्रेजरी बिल होते हैं, क्या ये सब गैर वित्तीय ऋण है? अब देखो यहाँ पर वित्तीय ऋण, गैर वित्तीय ऋण, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स? ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो गैर वित्तीय जो ऋण होता है, अगर हम इसकी बात कर लें तो परिवारों का बकाया वगैरह जो ऋण होता है, भाई परिवार हैं, अब वो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, जो सेल होती है, आय होती है, इनकम होती है, ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड पर बिल होता है, तो आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पर बिल होता है, आप शॉपिंग कर लेते हैं, करिए ना शॉपिंग क्रेडिट कार्ड पर कभी कभी। वैसे ही आप देखोगे राजकोषीय बिल है, जो आपका ट्रेजरी बिल है, तो ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 55। पूछा गया था आपसे 55 में, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAI, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा, अब मैं इसको इकोनॉमी में रख दूंगा, क्रिटिकल मिनरल से क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिएक्टर जो आपका IAI सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं आते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये आपको बताना है, बताइएगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप देखोगे ये इसलिए चर्चाओं का बिंदु बना क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, और कुछ अन्य खासतौर पर आप देखोगे, या मैं कहूँगा शंबन, कि कुछ आपूर्ति घरेलू, मतलब कि जो आपके घर का है उसका भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। अभी आपने टैरिफ्स के बारे में समझ लेना। टैरिफ्स आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, टैरिफ्स के बारे में आवश्यक पढ़िएगा, गूगल करके पढ़िएगा, सर्च करिएगा, अपने जो क्लास नोट्स हैं उसको देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। व्यापार संबंधी निवेश उपायों, मतलब कि आप देखोगे टर्म्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब 3 स्टेटमेंट आपको देखे रखे हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक जो निर्बंधन निषेध होते हैं उसको खासतौर पर इसमें शामिल किया जाता है, और ये कह रहे हैं ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। नहीं, ये वस्तु और सेवाओं नहीं, ये केवल और केवल किस पर? वस्तुओं पर लागू होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। तीसरा, ये विदेशी निवेशकों के नियमन से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये घरेलू के रूप में देखे जाते हैं, जिससे वो व्यापार की गतिविधियों को करते हैं, ना कि ये निवेशकों को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब देखो दूसरा गलत था, आंसर तब भी आ जाता है, ए बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के
डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन लगभग हर साल बनता है। इन्फ्लेशन से, जो आरबीआई की नीति से, चाहे वो मौद्रिक नीति हो, विस्तारवादी मौद्रिक नीति हो, संकुचित मौद्रिक नीति हो, यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बनते रहे हैं, तो इसको एक बार आवश्यक रूप से क्या है आपको कवर करना है। देखिए, यदि आप आरबीआई की प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, मान लीजिए अगर वो प्रसार करना चाहता है, प्रसार करने का मतलब क्या है, मतलब कि जो आपकी रेट है, इंटरेस्ट जो रेट है, जिसको हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, उसको अगर वो कम करती है, ठीक है, तो उसका क्या कहना है, तो इससे क्या होगा, जो मनी की सप्लाई है ना, वो मार्केट के अंदर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसी पर पूछा है। तो क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा पूछा है। ठीक है, क्या नहीं करेगा, इसमें से वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, ये तो करेगा ही करेगा। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, देखो बढ़ाना नहीं होता है बच्चे, उसको कम करना होता है। ठीक है, बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना, तो ये भी सही है। अब देखो कौन सा नहीं करेगा ना, तो दूसरा इसमें गलत है, बाकी के सब सही है, तो गलत ही आपसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी पता था तो आप इससे भी इसका राइट आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलपीजी रिफॉर्म आपने पढ़ी होंगे। ठीक है, बेसिकली ये तो आपके स्टैटिक पार्ट के रूप में इसको कवर किया जाता है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1991 का एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उससे रिलेटेड इसको पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पूछा है। जैसे पहला, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता 2004-05 की कीमतों प्रति श्रमिक रुपये में वृद्धि हुई और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी आई। ये तो बकवास कर रहा है, ये गलत बता रहा है। दूसरा है कि कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी। बिल्कुल ये सतत वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि भाई निवेश हुआ, कंपनियां खुली, प्राइवेट सेक्टर सामने आया, तो लोगों को रोजगार मिले, ये बात एकदम सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। और चौथे में कह रहे हैं कि ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर धीमी हुई। देखो सतत वृद्धि हुई, लेकिन वो क्या थी, वृद्धि दर जो थी, अगर हम रेट की बात कर लें तो रेट आपको कम देखने के लिए मिल रही थी। क्या ऐसा है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, देखो जब भी आपको इकोनॉमी वाले पोर्शन में सतत वृद्धि की बात की जाती है तो खासतौर पर क्या है, ये आपका गलत हो जाता है। इकोनॉमी वाले सेक्शन की बता रहे हैं, जहाँ पर आपको सतत मिले, लगातार मिले, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको आप देखोगे कि मैं कहूँगा कि वो रोंग हो जाता है। ठीक है, जैसे लगातार व्यापारिक घाटा कम हुआ, बढ़ा, तो उस पर ऐसा ध्यान रखेंगे। पहला भी गलत है, ये भी गलत है। तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, मतलब कि क्योंकि आपका एमएसएमई सेक्टर खुल करके आ गया और कंपनी लग गई, तो वहाँ पर रोजगार मिले लोगों को। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म का कई जगह आप देखोगे इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर में कमी आई। देखो वो जो रेट था ना, रेशियो था, तो रेशियो कम हुआ, क्योंकि रोजगार उन्हें मिला जो टेक्निकली कुछ चीज़ों को समझते थे, जानते थे, स्किल्ड वर्कर थे। ठीक है, तो चौथा यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर 3 और 4, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 59। देखिए, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन शाख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, मतलब कि डीसीसीबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि आपके सीसीडी का एक सबसे अधिक कार्य प्राथमिक कृषि शाख समितियों के निधि उपलब्ध कराना है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए आपने इसका करेक्ट राइट आंसर दिया होगा। देखो जो आपके कृषि क्षेत्र के अल्पकालिक शाख जो परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी जो बैंक होते हैं, ये वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की तुलना में अधिक ऋण कराते हैं। नहीं बच्चे, क्योंकि अब कृषि सेक्टर है तो जिला केंद्र की सहकारी नहीं, बल्कि जो आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं, रीजनल रूरल डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं, वो इस पर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें अल्पकाल के नहीं बल्कि दीर्घकाल के लिए काम करते हैं, तो पहला गलत है। जो आपके डीसीसी का सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि शाख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि वो तो फंड तो प्रोवाइड करवाएगा ही, ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाना था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना था। नेक्स्ट
देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पहला, यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली पुनः प्रचालित करने लगने वाली लागत, देखो उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि अब क्यों देगा, उसको वो लागत दी जाएगी खासतौर पर जिससे उसकी क्षति हुई हो जाए, तो ये तो नहीं होगा, मैलवेयर वाला टैग की नहीं आता है इसमें, ठीक है। अब देखो जहाँ 1 है वो कट कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आंसर ये नहीं होगा, ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं, डी नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही केवल इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आप देखोगे आपका सी हो जाएगा, 2 और 3। अब इसमें क्यों है इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि यह खासतौर पर प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत, और साथ ही साथ यदि साइबर जो आपकी गलत ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ जो परामर्शदात्री सेवाएं लेने वाली जो लागत होती है वो दी जाती है। अभी कह रहे हैं तीसरा पक्ष नहीं, तीसरे पक्ष के मुकदमे की बात यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा इसमें करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई सेक्टर आप पढ़े हैं, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, तो मैं जूम नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे और आप एलिमेंट मेथड लगा करके इसको क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कर सकते हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि के सार्वजनिक निवेश माना जाता है, मतलब कि आपका जो पब्लिकल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा तो वो किसको माना जाएगा, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखो ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कृषि में भी अगर हो तो सारे किसानों को, चाहे वो बड़े किसान हो, चाहे वो आपके सीमांत किसान हो, छोटे किसान हो, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। अब पहला, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम एमएसपी समर्थन। क्या आपको लगता है भारत में सभी फसलों के लिए एमएसपी आज तक मिला है? नहीं ना। कितनी फसलें बताओ? 22 + 1 फसल, मतलब कि 23 फसलों को एमएसपी मिलता है। इसे तो एफआरपी मिलता है, तो केवल 22 फसलों को एमएसपी मिलता है बच्चे भारत में। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस विषय को और हम जानें तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। अब देखो जैसे पहला गलत हुआ, आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2, 3, 6। ठीक है, 2, 3, 6 क्यों होगा? देखो, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। सामाजिक पूंजी विकास, इसका लाभ भी सबको मिलेगा क्योंकि समाज पर होगा। कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति, अब देखो ऐसी स्थिति में किसी के पास में तो क्या है, समरसेबल ट्वेल हैं, कुएं हैं, तो उनको तो मिलेगा, लेकिन जो सीमांत है, छोटे किसान हैं, उनको नहीं मिलेगा। बैंकिंग प्रणाली द्वारा जो आपके ऋण की माफी, जिसने ऋण लिया है उसको लाभ होगा, परंतु जिसने ऋण ही नहीं लिया तो उसको काहे लाभ होगा। सरकारों द्वारा शीतागार, बिल्कुल, अगर आप कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करोगे तो उसमें सभी की फसलें रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था। चलिए वहीं पर देखो इधर क्वेश्चन है 63 नंबर, इसको भी देख लो। हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो अब राइस की बात करोगे, इसको एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से रखोगे तो दो जगह आप पढ़ते हैं, एक तो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं और एक आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको खासतौर पर क्या है इकोनॉमी में ही आपसे कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी हाँ, अगर मान लीजिए आप इस चीज़ को करेंगे तो बेसिकली इस पर क्या होगा, ये प्रभाव डालेगा, ये तो बात सही है। सरकार द्वारा जो व्यापार करना ये भी डालेगा, सरकार द्वारा भंडारण करना ये भी डालेगा, और उपभोक्ता सब्सिडीज़ अगर आप दोगे तो ये भी खासतौर पर क्या होगा, इस पर प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डालेगा ही। तो यहाँ पर सभी होगा, इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपको दिख रहा है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। वन सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 है ना? हाँ सही है, 63 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 62 का बताइएगा। देखिए ये कह रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपने पढ़ा होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है?
ये एक वह रेशियो होता है जैसे ब्याज व्याप्ति अनुपात, मतलब कि जिसका जितना अधिक होता है ना वो इतना ही अच्छा होता है, ये उतना ही क्या होता है, अच्छा होता है। और ख़ास तौर पर ये दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाता है, मतलब कि लाभ पहुंचाता है ऋण देता को भी, और उसके साथ साथ आप देखोगे ऋण देता को, ऋण लेने वाले को, ठीक है, उनको भी देखने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं। पहले में कह रहे हैं आपसे, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने मान लीजिए कभी आज तक लोन ही नहीं लिया है, ठीक है, कोई आपने लोन ही नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि बैंक आपको लोन देते हुए डरेगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। आप कैसे कस्टमर हैं, आप समय के अनुसार चीज़ें मतलब कि ऋण का भुगतान करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में भी मदद करता है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, मतलब कि ये उसमें भी मदद करेगा। उधार लेने वाली जो आप देखोगे फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। नहीं बच्चे, जितना ये अधिक होता है ना तो उतना ये सही होता है। अब ये कह रहे हैं खराब नहीं होती, अच्छी होती है, क्योंकि मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी है। अब मान लीजिए ए से क्या हुआ, इसने बी ने, ये बैंक है ए और इसने इससे क्या ले लिया, लोन ले लिया, और ऐसी स्थिति में इसने लोन समय के अनुसार भुगता दिया, तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा ना बड़ा हाई होगा, बड़ा अच्छा होगा, गुड होगा, और जब गुड होगा तो इसको बैंक लोन देगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत था। राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर देखिए क्वेश्चन। जूम नहीं कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन मिल सके और एलिमेंट मेथड आप सीख सकें, इसलिए, और कुछ शब्दावली को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपकी चर्चा कर रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट है, पहला, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आप जब इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, देखो मैंने कहा ना जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपसे पूछे सतत, लगातार, तो देखो ये गलत बात है, सतत वृद्धि होनी। देखो इकोनॉमी का अपना ग्राफ है, इकोनॉमिक ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे आ जाता है, फिर ऊपर भी चला जाता है, फिर नीचे भी चला जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ये गर्त में भी चला जाएगा, फिर ऐसे हो जाता है। तो इकोनॉमी का ग्राफ ऐसे ही चलता है जैसे आपकी आप देखो कि मैं कहूँ कि हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट कभी बढ़ जाती है कभी गिर जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें। तो पहला जो है ये पहला गलत है, ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब पहला गलत तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब या तो आंसर बी होगा, ऐसे ही होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। हाँ, भारत और बांग्लादेश, देखो टेक्सटाइल अगर इंडस्ट्री की बात कर ले तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल आपको इंडस्ट्री देखने की मिलेंगी, तो ये बात एकदम सही है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। देखो बच्चे, नेपाल नहीं रहा है, मैं आपको बता दूं, ये इसमें सबसे बड़ा जो भागीदार रहा है वो आपका बांग्लादेशी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, तो इसमें दूसरा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए थे। अब ये IR से है G20 वाला, इसको IR वाले पोर्शन में जब हम कराएंगे तो वहाँ से देख लेंगे, नहीं तो आप कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कौन से सदस्य हैं, ठीक है। G20 समिट, चलिए कर देते हैं क्योंकि इसी में पढ़ते हैं हम कुछ ग्रुप के बारे में। तो देखो सभी चारों देश अगर हम बात कर लें, क्योंकि इसमें 20 सदस्य देश शामिल हैं और इसका भी एक्सपेंड खासतौर पर हो रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। देखो इसमें मलेशिया नहीं है, कभी ध्यान रखना, मलेशिया इसका देश नहीं है G20 में, वियतनाम नहीं है और सिंगापुर नहीं है, ठीक है। तो कौन से हैं आपके, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, तो ये सब हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको बताना है कि अभी हाल ही में G20 की बैठक कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है कि G20 की बैठक अभी हाल ही में किस देश में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूछा है और इसको बढ़ा करके अभी क्या कर दिया बच्चे, किसान क्रेडिट कार्ड में पहले 5 लाख तक का था, तो अब इसको 10 लाख तक के रुपए में बढ़ाया गया। मतलब कि अगर 2025 के बजट 26 के बजट में आप देखोगे 25-26 में, तो इसमें क्या है, इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे 3 लाख मिलता था 5 लाख का कर दिया गया। तो वो सारी कंडीशन के अनुसार इसमें क्या है, किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए, किसानों के आर्थिक स्थिति को, इनकम थोड़ा उसको बढ़ाने के लिए भी इस पर काम किया है सरकार ने इस 2025-26 के बजट में। तो बताइएगा।
क्या है? किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक जो आपके ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, क्यों किया जाता है? पहला, फर्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी। दूसरे में कह रहे हैं कि कंबाइन कटाई और मशीन ट्रैक्टर। देखो नहीं, ये मशीनों और ट्रैक्टर जो होते हैं इनके लिए तो नहीं दिया जाता है, ये तो निसत्य है, एकदम सत्य है। मतलब कि दूसरा आपका गलत है। तो ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बचा? बी इसका करेक्ट आंसर। अब देख लो, यहाँ से केवल एलिमेंट मेथड लगा करके आप यूपीएससी का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। क्यों? आइए देख लेते हैं। फर्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल आप ले सकते हैं। कटाई के उपरांत जो खर्चे होते हैं उनके लिए आप ले सकते हैं, ये भी बात सही है। और परिवार के लिए धन घर निर्माण, नहीं, इसमें शीतागार तो आप नहीं बनवा सकते। शीतगार बनाने के लिए इतना ऋण नहीं, लगभग आप देखोगे 10-15 लाख से और ज़्यादा की, उसमें 20 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये तो आपका गलत है, पाँचवा। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस क्लासेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि आपको यूपीएससी के क्वेश्चनों से रूबरू करवा देना, टॉपिक वाइज चर्चा परिचर्चा कर देना। ठीक है, देखिए, खाद्य वस्तुओं एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, मैंने कहा था ना आपसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, खाद्य वस्तुओं एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार, बेटिस जो है आपका थोक मूल्य सूचकांक WPI के भार से अधिक है। हाँ, यहाँ पर जो है लगभग 45%, आप देखोगे इसमें लगभग 45% जो है वो फूड का वेटेज है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। वहीं WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI पकड़ता है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि WPI में तो खासतौर पर सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, इसमें तो केवल और केवल गुड्स को शामिल किया गया है। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन में WPI को नहीं, अभी WPI को नहीं, अभी जो चर्चा हो रही है वो PPI की बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक पार्टी जो PPI की अभी चर्चा हो रही है, तो ये इसमें है, तो ये गलत है। अब भी CPI है, CPI, और इसमें कंबाइंड को लिखाया जाता है R+U को। ठीक है, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों हैं, तो CPI भी है, अभी WPI इसमें शामिल नहीं है। अब चर्चा हो रही है PPI की। ठीक है, PPI की 2000, आई थिंक मुझे लगता है कि 2000 ये 17-18 रखेंगे, वर्ष को हटाने का प्रयास करेंगे, जो आधार बेस ईयर से इसका 2011-12, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो तीसरा इस देखो इसमें गलत था, अब तीसरा गलत था, पहला और दूसरा सही था, तो यहाँ पर 3 गलत था, तो डी आंसर नहीं था, ये नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देख रहे हो, सीख रहे हो कुछ। अब ये क्वेश्चन है आपके मैपिंग से, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन रहे हैं। देखो MSP वाला क्वेश्चन देखिएगा 69, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रमाणन खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि UT में असीमित होता है। सभी अनाजों दालों, अब देखो सभी अनाजों दालों पर कभी भी MSP नहीं होता है, मैंने अभी आपको बताया। देखो 2 क्वेश्चन ये पूछे थे इन्होंने, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप इसको देखें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, तो आंसर ए नहीं था, आंसर सी नहीं था। तो 50% हो गया आपका, 50-50 हो गया कि नहीं। अब या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पूछते। बच्चे, बाजार मूल्य पर नहीं, ये एक बेसिक प्राइस होता है, और ये उस मूल्य पर निर्धारित किया जाता है कि किसानों को एक तरीके से आर्थिक सुरक्षा और बाजार में एक रेट मिल सके, और ख़ास तौर पर इससे नीचे मार्केट का प्राइस ना जा सके। मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे दूसरा वाला भी जो है स्टेटमेंट सेकंड, ये भी गलत है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे थे इकोनॉमी से 2020 में। यहाँ से क्वेश्चन भर के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इन्होंने 20 से ही और 21 से 22 से फिर अपने आप को पैटर्न में चेंज किया था। हालांकि इकोनॉमी से क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला, ये कह रहे हैं वाणिज्यिक प्रपत्र जिसको कॉमर्शियल पेपर, अल्पकालिक प्रतिभूति मतलब कि रहित वचन पत्र होते हैं, बात एकदम सही है। जमा मतलब कि जो प्रमाण पत्र होते हैं, सर्टिफिकेट्स जो आपका ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। देखो ये दीर्घकालिक नहीं होता बच्चे, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए जाना जाता है।
तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब देखो जैसे सेकंड दूसरा आपका गलत हुआ, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब यहाँ पर पहला सही था तो आंसर सी आपका निकल के आ गया। चौथा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। देखो क्यों है तीसरा सही। शीघ्र अवधि द्रव्य मतलब कि कॉल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि वित्त होता है। कॉल मनी बैंक जब बैंक से आप देखो उधार लेता है, आप कहते हैं ना ये बैंक कहाँ से ले लेते हैं, तो आपस में बैंक क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। शून्य कूपन बॉन्ड जिसको जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड होते हैं, नहीं ब्याज रहित होते हैं। ये कितना सा अंतर है बताओ। यहाँ पर बस ऐसे कर देना था, सह बन जाता, ठीक है, इसको हटा देना था, रह बन जाता, तो ब्याज रहित होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो आपके आप पढ़ते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मनी, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब आप पूंजीगत खाता, वाणिज्यिक व्यापार, तो जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं बच्चे, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग वाले पोर्शन में। आपको कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट, जीरो कूपन बॉन्ड, CRR, SLR, ये सब आपको बेसिकली एकदम आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। इतना फास्ट आपका रिवीजन होना चाहिए, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आपकी संस्कृति वगैरह से, कल्चर से वगैरह से क्वेश्चन थे, देखते हैं जो क्वेश्चन अगर होगा तो और भी उसको अटैम्प्ट लेंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यही क्वेश्चन थे शायद जो इकोनॉमी से थे। ये मैं उसको, ये जो जियोग्राफी में और इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे करवाऊंगा, ये कोयले वाले ये वगैरह वगैरह पौधों के, खेती में बायोचार का उपयोग, ये उस पर करवाएंगे हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। जैसे ज़ीरो टाइल्स जो है आपका, शून्य जुताई, ये उसी में करवाएंगे, इसमें नहीं करवा रहे। देखो हालांकि ये मुझे ज्योग्राफी में करवाना था, लेकिन यहीं पर करवा देते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर बताइएगा, पढ़िएगा, अटैम्प्ट करें। ये कह रहे हैं आपसे कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दालें रबी की और खरीफ की दोनों की होती हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं उड़द की खेती रबी और खरीफ दोनों में की जा सकती है। देखो अब तो जो पेड़ी की खेती होती है, जिसको धान की खेती कहते हैं, ये भी होती है, तो पहला एकदम सही है, एकदम सही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का है। देखो बच्चे, मूंग के साथ साथ आप देखोगे मशहूर, भारत में बहुत खाई जाती है मशहूर मूंग, उड़द, ठीक है, अरहर जिसको तुअर के नाम से कहते हैं, तो दूसरा गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वही रबी दालों का उत्पादन घटा है। नहीं, रबी की जो दालें होती है इनका उत्पादन बढ़ा है और खरीफ का घटा है। कौन सा सही है ये आपसे पूछा था, इजी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को आवश्यक रूप से कवर करें, पढ़ें उसमें करंट अफेयर में, तो आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। ये देखो, ये वहीं पर रहेंगे हम, जब इससे जो अगला सेशन लेंगे ना हम, वो आपका जो होगा वो ख़ास तौर पर कवर करेंगे हिस्ट्री पर, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट्स, उसी में एक में उसको कवर करेंगे, है ना। तो वो थोड़ी बड़ी क्लासेस होगी मुझे लगता है, या फिर 2 पार्ट्स उसके कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी क्लासेस होगी तो उसको 2 पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे, और क्या है। लेकिन आपको एक ट्रेंड एनालिसिस दिखा देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ताकि अगर आपको इनमें से कोई रिपीटेड क्वेश्चन मिले लास्ट 5 ईयर्स के, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकें, पिक कर सकें, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो देखिए ये थे 2020 के क्वेश्चन, इतने ही थे जो आपसे पूछे गए थे बच्चे। अब हम चलते हैं 2021 की तरफ। तो ये 2020 में आपसे क्या थे, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी पे। तो अब चलते हैं बच्चे 2021 की तरफ। 2021 खुल गया, देखिए आइए 2021 का पेपर आपके समक्ष आपको दिख रहा है। देखते हैं इस 2021 में कितने क्वेश्चन इकोनॉमी से यूपीएससी ने पूछे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण यही है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं
उनका हमें आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमी से पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन आपका भविष्य निधि, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ही आपका इकोनॉमी का, आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, लगाइएगा एलिमेंट मेथड और क्वेश्चन को कीजिएगा। देखो, सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी नहीं है, केवल वही हैं जो इस एरिया को, इस क्राइटेरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं, उन्हीं को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो देखो जैसे ये कटा, आंसर ए खत्म, आंसर मतलब कि ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। तो ये एक एलिमेंट मेथड 2021 में यूपीएससी आपसे कह रहा है कि लगा लो, क्योंकि सभी अनियमित मजदूर नियत जो आपके कार्य समय और जो आपके समयों पर ही भुगतान के हकदार होते हैं, और सरकार अधिसूचना के द्वारा क्या करती है, इनको विनिष्ट कर सकती है। कोई भी प्रतिष्ठान या फिर उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान कर सकेगा। ठीक है, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। वही क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पहला भी इससे रिलेटेड था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर पहला भी यही था, क्योंकि इन्होंने पहले ही इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछ लिए। ये कह रहे हैं आपसे, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। देखो आरबीआई के जो होते हैं गवर्नर, अगर इनकी नियुक्ति की बात कर ले तो किसके द्वारा होती है, ये खासतौर पर कौन करती है, केंद्र सरकार ही करती है। अभी कौन है वर्तमान में बताइएगा, आरबीआई की शक्ति का अंदाज तो नहीं ना, उनकी जगह कौन है, दूसरे हैं, बताइएगा कौन है, नए आरबीआई के गवर्नर कौन है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं करेक्ट आंसर आवश्यक रूप से दें। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को दिशा निर्देश, मतलब कि जो आप देखोगे निर्देश देने का अधिकार है, नहीं, ये नहीं करती है कि भारतीय संविधान के तहत ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई का गठन संविधान के तहत नहीं हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आप देखोगे हुआ है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। अब देखो जैसे दूसरा आपका गलत हुआ, आप इसका करेक्ट आंसर निकाल लोगे, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। आरबीआई का गवर्नर अपना आप देखोगे अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, आर्थिक मंदी के समय, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया पहला भी, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया आर्थिक मंदी से, और ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया आपसे। देखो तो आरबीआई आपके लिए बहुत जरूरी है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको कवर करें आवश्यक रूप से। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, मतलब कि कौन सा कदम उठाओगे, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। क्या अगर मंदी होगी, आर्थिक मंदी, तो उस स्थिति में आपका उद्देश्य क्या होगा मूलभूत, बताइएगा। क्या आप कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दरों में वृद्धि करोगे, नहीं, ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करोगे, क्योंकि आपका उद्देश्य होगा जो मनी है उसकी सप्लाई को मार्केट के अंदर बढ़ा देना, और आप कह रहे हैं कि वृद्धि कर दो ब्याज दर में, तो कौन पैसा लेगा फिर। सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करना, हाँ, जो आपकी परियोजना है उनको और बढ़ा दो, उस पर व्यय करो अधिक, ये बात सही है। कर की दरों में वृद्धि करना, साथ ही ब्याज दरों में नहीं, ये नहीं। और ये कह रहे हैं सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय की कमी नहीं बच्चे, अधिक करना है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख तो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना 4 को। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ जाती है। आपने पढ़ी होंगी अवर वस्तु, सामान्य वस्तु, पढ़ी है कि नहीं, ये अवर गुड्स क्या होती है, नॉर्मल गुड्स क्या होती है, पढ़ी होंगी, है कि नहीं, उसी से क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसकी स्थापना पत्र वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, मतलब कि अगर किसी वस्तु के स्थान पत्र में अगर वृद्धि हो जाए कीमत में, तो तब होगा, बिल्कुल उसकी मांग बढ़ जाएगी।
इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, नहीं, इससे कोई नहीं होगा। मान लीजिए पूरक वस्तु बढ़ जाए, जैसे मैं कहूँ आपसे कि गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो क्या सोने के प्राइस बढ़ जाएंगे? मैं कहूँ आपसे कि चाय के प्राइस बढ़ जाए तो क्या कॉफ़ी के प्राइस, क्या अगर मान लीजिए कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो क्या चाय ही पियेंगे लोग? नहीं, कॉफ़ी भी पियेंगे ना, ऐसा थोड़ा ही नहीं होता। तो ये गलत है। अब दो गलत है तो आंसर आपका बी तो होगा नहीं। वस्तु देखो घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, ये नहीं। देखो जब आपकी आय बढ़ेगी, जैसे कि अभी आपकी इनकम नहीं है, जब आप सर्विस में जाओगे तो आपको एक मंथली पैकेज मिल रहा है, मंथली आपकी आय हो रही है, तो आपकी क्या होगा, आप देखोगे आपकी जो आज की डाइट है ना आज, तो वो अच्छा हो जाएगा। यदि इसकी कीमत पे घट जाए तो भी लोग इसकी मांग वृद्धि हो जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ये सब कैसे क्वेश्चन है? ये वह क्वेश्चन है जो आपकी थिंकिंग पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 5 नंबर। भारत में सहकारी बैंकों, अब जो आपकी सहकारी बैंक है उसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, मतलब कि किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा। दूसरे में कह रहे हैं वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है। अब क्या आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो जो आपकी शहरी सहकारी बैंक होते हैं, अब उनके सरकारों द्वारा, ये कह रहे हैं राज्य सरकार द्वारा स्थापित और स्थानीय मॉडलों पर पर्यवेक्षण और विनियमित किया जाता है। नहीं, इनको विनियमित करने का काम किसका होता है? केंद्र सरकार तो आप नहीं कहोगे, बल्कि इसमें कहोगे कि आरबीआई इसको क्या करती है, आरबीआई ही इसको क्या करती है, विनियमित करती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखो जहाँ एक है ना उसको कट कर दो, बात खत्म, दैट्स इट। ए नहीं होगा आंसर, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, बचा क्या? ये एलिमेंट मेथड 21 में लगेगा, 22 में आपको कम हो जाएगा, 23 में भी कम हो जाएगा और 24 में भी कम हो जाएगा। 24 में सुधार होगा, 23 में आपको दिखेगा ही नहीं है, बहुत कम दिखेगा। 6 नंबर, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, आपने देखा होगा जो सोवरेनी बॉन्ड होते हैं उस पर जो प्रतिफल मतलब कि ब्याज होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात आपसे की जा रही है। अब पूछ रहे हैं कि किससे या किन से प्रभावित होते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, हाँ अगर वो बढ़ा दे या घटा दे तो होता ही है, बिल्कुल होता है, स्वाभाविक है, ठीक है, ये तो होगा ही। तो पहला तो इसमें एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। भारत रिजर्व बैंक की कार्रवाई इससे भी होगा। मुद्रास्फीति के अल्प ब्याज दर, ये भी होगा। तो तीनों बातें सही हैं। इनसे क्या होगा, आपका जो भारतीय सरकारी बॉन्ड है, तो बॉन्ड मार्केट आपके लिए जरूरी है कि नहीं, ये बॉन्ड मार्केट आपके लिए जरूरी है कि नहीं, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड। दूसरा कह रहे हैं कि कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक। और तीसरे में कह रहे हैं वैश्विक निक्षेप, जो आपका आप देखोगे निक्षेपागार मतलब कि डिपॉजिटरी प्राप्तियां और अनिवासी विदेशी जमा एनआरआई के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब कि कौन से होंगे बताओ, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कि एफडीआई में, ये आपसे पूछा गया। एफडीआई में क्या क्या होगा? देखो एनआरआई की जमाएं तो नहीं होती है ना एफडीआई में, ये तो ध्यान होगा। तो पहले इसको कट करो, तो देखो आंसर सी और डी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, आपको लगता है कि तीसरा ही होगा? जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक, ये तो खुद कह रहे हैं कि ये तो एफडीआई ही बोल रहे हैं ना, ये तो एफडीआई बोल रहे हैं, तो ये तो होगा ही होगा। अब जब ये होगा तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मैंने कहा ना आपसे एफडीआई एफआई पर क्वेश्चन बनेंगे बच्चे, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लो, कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहे हैं किसी मुद्रा के अवमूल्यन, देखो एक होता है मूल्य ह्रास, एक होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कि जब आपकी मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, है ना। जब आपकी मनी की मतलब कि जो आपका मुद्रा है, आपके देश की राष्ट्र की मुद्रा है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। किसकी अपेक्षा? हम किसको सापेक्ष मानते हैं? डॉलर को। हम डॉलर को सापेक्ष मानते हैं, और क्योंकि वैश्विक स्तर पर ये प्रचलन में होता है तो इसी को सापेक्ष सामान्य तौर पर माना जाता है कि नहीं। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है।
तो बताइएगा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। हाँ बिल्कुल, इससे क्या होगी, जो विदेशी बाजारों में घरेलू जो निर्यात है इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका निर्यात इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपकी जो वस्तु हो जाती है वो सस्ती हो जाती है, इसलिए लोग आपका इंपोर्ट मतलब कि विदेशी क्या है आपसे यहाँ से वस्तुएं खरीदना प्रेफर करते हैं। घरेलू मुद्रा में विदेशी निवेश, देखो मूल्य बढ़ेगा नहीं, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाना नहीं, ये इससे नहीं होगा, ये तो कम बल्कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्यापार संतुलन में सुधार होगा, नहीं व्यापार संतुलन में आप कह सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट बिल ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं अपेक्षाकृत निर्यात के, एक्सपोर्ट के, तो इसलिए आपका पहले से अब डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप समझते हैं, तो आपको ज़्यादा मुद्राएं चुकानी पड़ेंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, एक्सचेंज रेट जब आप पढ़ते हैं ना वहाँ पर मिलता है आपको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो वहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है, मतलब कि भारत सरकार की चिंता का कौन सा कारण रहा है जो काले धन, ब्लैक मनी, 2016 याद होगा, नोटबंदी। चलिए, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर बताएं, नो का। जब कर अवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि हो जाती है, मतलब कि जब कर जो अवंचन होता है, आप टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके चलते वो चीज़ें होती हैं, तो राजकोष के राजस्व में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, उसी से कहा भारत सरकार को चिंता सताने लगती है, मतलब कि बढ़ने लगती है। वहीं पर क्वेश्चन 11 भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन 11 आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसके या किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक में वृद्धि होती है, बताओ किससे। मनी मल्टीप्लेयर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होगा आपने, तो उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है 11 का। देखिए, जब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मुद्रा गुणांक में वृद्धि होगी तो क्या होगा इससे, तो इससे ये कह रहे हैं बैंकों की आरक्षित निधि अनुपात में वृद्धि, नहीं ये नहीं होता है, क्योंकि निधि मतलब कि आरक्षित अनुपात कि आपने अधिक पैसा अपने पास रख लिया, ये नहीं होता है। बैंकों के शाब्दिक चल निधि नहीं, लोगों की जो आप देखोगे बैंकिंग आदतों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो लगातार पैसे को क्या कर रहे हैं, मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो इसका सी राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमी आप पढ़ें तो इकोनॉमी के इन सेक्शन को बेसिकली ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो इन्होंने पहले क्या हुआ था 2021 में पहले ही इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछ लिए, तो 12वां क्वेश्चन इकोनॉमी का ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देख रहे हो, डिमांड जो आपकी पुश जो आपकी इन्फ्लेशन होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, उसमें वृद्धि के क्या कारण होते हैं। जैसे जो विस्तारकारी आपकी नीतियाँ होती हैं, अगर भारत सरकार विस्तारकारी नीतियों को बढ़ावा देगी तो इससे क्या होगी, मांग बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। राजकोषीय प्रोत्साहन से, जो ये कह रहे हैं मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी आपका जो इंडेक्स बेसिस है, उच्च क्रय शक्ति या बढ़ती ब्याज दरें। देखो अगर बढ़ती ब्याज दरें होंगी तो उससे तो नहीं बढ़ेगी ना मांग प्रेरित, अगर ब्याज दरें अधिक हो जाएंगी तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखें तो 5वां गलत है, ठीक है, 5वां क्या है, गलत है, तो बी आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट आंसर क्या है, 1 ए इसका, तो 1 2 आपका 4 हो जाएगा। तो क्रय जो आपकी उच्च क्रय शक्ति है, अगर आपके पास पैसा है तो आप डिमांड करते हैं, तो तीसरा भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मुद्रा जो सूचकांक मजदूरी जो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस, अब मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गई और आप उसका बेसिस दे दे तो उससे क्या हो गया, मतलब कि इतनी वस्तु महंगी होगी, इतने आपने उधर बढ़ा दिया, तो उससे थोड़ी नहीं मांग बढ़ जाएगी। ये तो वो ही रहा कि इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको बताइए, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत बार आपको बताया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, मतलब कि किससे जो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ये आपको बताना था, बताइएगा। इजी था ये वैसे, किससे बढ़ेगी बताओ। देखो जब जब बजट घाटे और वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सर्जन किया जाएगा, मतलब कि आप नई करेंसी छापो और मार्केट में क्या कर दो, पे कर दो, तो उस स्थिति में आपको देखने के मिलेगा कि उससे क्या हो जाएगा, उससे खासतौर पर क्या हो जाएगा देखने के लिए मिलेगा कि जो इन्फ्लेशन है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब तक 12 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं इकोनॉमी के 2022 के पेपर में, 21 में सॉरी। डीमेट खाते के बारे में क्वेश्चन पूछा, देखो आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहे हैं आपसे खुदरा निवेशक डीमेट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल जो ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के जो ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। क्या इन व्यक्तियों को मतलब कि जो पीपल हैं, भारत के नागरिक हैं, क्या उनको ये अब सुविधाएं मिल गई हैं? जी हाँ। अगर आपके पास मुद्राएं हैं, पैसे हैं, तो आप इसको बिल्कुल, ये भारत सरकार ने आपके लिए ऑप्शन खोला है। जैसे क्या रोड है, आप उसमें भी पैसे कर सकते हैं, वहाँ पर आप बॉन्ड खरीद सकते हैं भारत सरकार का, एसिड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। तो ये बात एकदम सही है, आप कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली मतलब कि ऑर्डर मिलान आपके देखोगे निगेशिएट जो आपकी डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग मतलब कि भारत जो रिजर्व का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। हाँ जी, ये बात एकदम सही है, ये व्यापारिक मंच के रूप में काम करता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी जो आपकी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया गया। नहीं, ये संयुक्त रूप से परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें एक अलग से प्रोविजन रखा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो, जहाँ 3 है, 1 और 2 सही है इसका, ठीक है। तो आंसर सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या? बी, 1 और 2। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जो इकोनॉमी से ही है। बताइएगा, वाटर क्रेडिट के बारे में पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन है? वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों मतलब कि माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है। क्या ये इससे रिलेटेड है? बताओ। बिल्कुल, ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान से प्रारंभ किया गया है। क्या इसको विश्व बैंक के द्वारा इसको शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो आप कहोगे जी नहीं, ये विश्व बैंक के तत्वाधान से शुरू नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायक के बिना अपनी जल जो आपकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन मतलब कि इसका बनाना था। तो ये बात सही है, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में अंतिम उधारदाता मतलब कि आप देखोगे लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के बारे में पूछा गया। केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? बताओ। 3 स्टेटमेंट देके रखें, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर दें। देखिए, अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण में खासतौर पर विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, बजट या घाटे के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, अगर हम इस चीज़ को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, ठीक है, किसकी? अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 में पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो अन्य स्रोतों ऋण प्राप्ति विफल के जो होने वाले व्यापार पर उद्योग निकायों का ऋण प्रदान करने की बात करता है। नहीं, ये नहीं करता। अंतिम जो उधारदाता, ठीक है, ये केंद्र बैंक के कार्य के समन्वय के लिए सम्मिलित किया गया। तो इसका है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराने से। ये बजट या घाटे के वित्तीयन के लिए नहीं है, सरकार को ऋण नहीं देता है, ये बैंकों के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई इसमें काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब ये कन्वेंशन से चर्चाओं में रहा था R2 व्यवहार संहिता, पुनर्चक्रण वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें। और देखते हैं और क्वेश्चन भी होगा इकोनॉमी का, तो देखेंगे। शायद कुछ क्वेश्चन बाद में इन्होंने पूछे हैं शायद इकोनॉमी के। ये अब तक 15 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं इसमें, 15 से 16 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन सॉरी। और देख रहे हैं अगर और भी क्वेश्चन होगा 2021 में तो हम उसको भी लेंगे। थोड़ा सा क्या है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे मतलब कि ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समय पर मिल सकें और एक साथ मिल सकें। मेरा उद्देश्य है ये, आपको भटकना ना पड़े, क्योंकि आप एजुकेशन फैमिली से जुड़े हैं। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके आपको सपोर्ट दिया जाए, आपको सपोर्ट किया जाए।
हिस्ट्री से क्वेश्चन है यहाँ पे। पॉलिटी का हमने एक इसका पार्ट आपको कवर करवा दिया, नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा। और क्वेश्चन तो इसमें नहीं है ऐसा जो इकोनॉमी से क्वेश्चन हो, देख रहे हैं, अगर होगा तो करवाएंगे। आप इसको मैं उसमें करवाऊंगा जब ज्योग्राफी वाला लेगा क्वेश्चन पार्ट, हम जब ज्योग्राफी का आपसे स्टार्ट करेंगे उसमें करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के ये सवाना वनस्पति बहुत आनंद के साथ बताएंगे, मैं मैपिंग के साथ। ज्योग्राफी मेरे हालांकि सारे सब्जेक्ट फेवरेट रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में मैं अगर चाहूँ तो एक एमसीक्यू को 20 मिनट दे दें, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है, क्योंकि जैसे कि आपका एग्जाम सर पे है तो दोहरे है, पास में है, तो मुझे लगता है कि जितना हो सके आपको एमसीक्यू से रूबरू करा दें, मतलब कि पीवाईक्यू जितने रहे हैं तो उससे आपको देख सकें, आप उस पर नज़र जा सके, बता सके कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप भी जब रिवीजन करें तो उस बात का बेसिकली ध्यान रखें कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन लास्ट 5-6 साल में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी ने, तो हमें इस पर फोकस कर लेना चाहिए, अच्छे से कवर करना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये है स्टूडेंट्स, आपको ताकि आपको दिखा देना वो क्वेश्चन से रूबरू करा देना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। शायद और क्वेश्चन नहीं पूछे थे 2021 में, यही क्वेश्चन थे क्या, देख तो रहे हैं स्टूडेंट्स। शायद और क्वेश्चन इसमें नहीं थे, वही क्वेश्चन थे जो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, वही क्वेश्चन थे बस। शायद वही क्वेश्चन थे, फिर ये पुरस्कार वगैरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने 2021 का भी पेपर आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं इतना ही रहने दूंगा, इसका एक और पार्ट मैं आपके साथ में कवर करूंगा, है कि नहीं, इसका एक और पार्ट हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसका जो एक और पार्ट होगा उसमें 22, 23, 24 की परीक्षा के क्वेश्चन हम देखेंगे इकोनॉमी के, और हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से 25 में क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना क्या हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।